दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 दोस्तों हम पढ़ेंगे। अधिनियम संख्या 28, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है। तो 1961 में जितने भी एक्ट बने थे 28वें नंबर पर एक्ट जो है पास हुआ था। और ये जो है राष्ट्रपति की मुहर इस पर कब लगी थी दोस्तों, तो ये कहा लगी थी 20 मई 1961 में। राष्ट्रपति ने इसको अपनी मुहर लगा दी थी। मतलब ये बन के तैयार हो गया था और ये लागू हुआ है जो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है। ये तो 2 डेट ये याद कर लेना। और ये भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो। दोस्तों ये 12वें चौथी में ये ऐसा लिखा रहता है जैसे 1961 को 50 में ये जोड़ना और उसमें एक और जोड़ देना है। जैसे 50 में 11 जोड़े तो 61 हो गए और एक और जोड़ना है तो ये निकल आता है। जैसे जो एक्ट 1982 में बना है तो 50 + 32 तो होगा 82 और 1 प्लस वर करना तो 33वें वर्ष में कहलाएगा वो। जो एक्ट 1872 में बना है 1972 में बना है मान लो तो वो 23वें में। तो ऐसे इसको याद रखना है। तो इसमें टोटल 10 धाराएं हम आपको बता दें। पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इसका नाम है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। यह पूरे भारत पर लागू है। अब जम्मू कश्मीर पे भी जो है लागू जब से 370 हट गई है। ठीक है, तो यह उस तारीख पर प्रवत्त होगा। तो तारीख मैंने पहले ही बता दी 1 जुलाई 1961 से जो है प्रवत्त है। ठीक है, मूल्यवान दहेज की परिभाषा है। ठीक है, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अपनी प्रियता जो विवाह के समय या पूर्व उसके किसी भी समय विवाह के देखो तो सबसे पहले विवाह के समय या विवाह के पूर्व ठीक है दी जाती है वो क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। या तो पहले दिया जाए या विवाह के समय, बाद वाला जो है दहेज नहीं कहलाता है। और कौन कौन, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकार विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई या दी जाने वाले के लिए करार की गई, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिनमें मुस्लिम स्वय विधि लागू होती है मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों दहेज है चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, एक पक्ष दूसरे पक्ष से और एक पक्ष के नातेदार रिश्तेदार दूसरे पक्ष के नातेदारों रिश्तेदारों से अगर दहेज की मांग करते हैं या लेते देते हैं तो वो दहेज में आएगा। लेकिन मुस्लिम विधि जो होती है ये मेहर होती है। दोस्तों मेहर क्या होती है, मेहर वो होती है जो पति विवाह के समय या अपनी पत्नी को देता है, मुस्लिम पत्नी को या देने भविष्य में देने का वादा करता है, ये मेहर कहलाती है। ये दहेज जो है नहीं मानी जाती है, ये पत्नी को राशि दी जाती है पुरुष के द्वारा। तो मूल्यवान प्रतिभूति से धारा 30 IPC इसमें देख लेना, प्रतिभूति दी गई है वही जो है अभिप्रेत है। दहेज देने या लेने के लिए शास्ति कहाँ है, तो वो है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति है धारा 3 में। याद रखना कहाँ है दंड की व्यवस्था, धारा 3 में है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या दहेज लेगा, देना भी अपराध है लेना भी अपराध है, या दुष्प्रेरित करेगा मतलब दुष्प्रेरण करेगा उसका, तो दोनों ही जो है अपराध है। और 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। या जुर्माना जो कितने से 15,000 रुपये से कम का जो है जुर्माना नहीं होगा इसमें। या रकम जितनी भी, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का जो है दहेज है तो 15,000 है, 1 लाख में जो ज़्यादा होगा तो 1 लाख यहाँ पे ज़्यादा है तो 1 लाख से जुर्माना कम नहीं होगा और सज़ा 5 वर्ष से कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है दंडनीय दहेज लेने या देने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये है जुर्माना। जैसे मान लो 50,000 रुपये है और तो 50,000 रुपये से कम फाइन लगे और 10,000 रुपये है अगर, तो फिर 15,000 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। और अगर दहेज की रकम इससे ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। और अगर न्यायालय विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम की भी सज़ा जो है इसमें दे सकता है अगर लगता है कि कोई अन्य चीज़ें हैं तो। उपधारा 2, उपधारा 1 की कोई बात ऐसे भेंटों को जो अगर बहू को ठीक है कोई भेंटें दी जाती हैं या वर को कोई भेंटें दी जाती हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं तो वो जो है दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगी। लेकिन उनकी जो है एक सूची बनानी पड़ेगी कि कौन कौन सी भेंटें किसने दी हैं और क्या है। ठीक है, और भेंटें जो है वधू द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति वधू जो दी जाती हैं वो पता है भेंटें कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति हैं दोनों लेने देने वाले उनकी परिस्थिति को देखकर होनी चाहिए। ठीक है, और रूढ़िगत प्रथा की होनी चाहिए, जो रूढ़िगत जैसे अंगूठी पहनाना ये सब, तो मंगलसूत्र हो गया, ये सब जो चीज़ें रूढ़िगत प्रथा की हैं ये यही होनी चाहिए और हैसियत से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहा कि चीज़ दे सकते हैं
तो आदमी की औकात है 1 लाख रुपए की और 25 लाख रुपए का उससे सामान ले लिया आपने, बोलो ये तो भेंट है। ये दोस्तों जो है नहीं चलता है इसमें। इसके बाद आता दहेज मांगने के लिए शास्ति। अब ये अपन ने दहेज देने और लेने के लिए शास्ति पड़ी है, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 15,000 जुर्माना नहीं होगा। लेकिन अगर दहेज की मांग 15,000 से ज़्यादा होगी तो जुर्माना भी उतना ही होगा, उतने से कम नहीं होगा। दहेज मांगने के लिए शास्ति है तो जो भी वर या वर के माता पिता, ठीक है, और अन्य संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से 10,000 रुपये तक का हो सके, दंडनीय होगा। ठीक है। वधू या वर के माता पिता यानी नातेदार या संरक्षक की दहेज की प्रत्यक्ष, देखो दोस्तों इसमें ये नहीं है कि दहेज की मांग जो है केवल वधू पक्ष से ही की जा सकती है, वर पक्ष से भी की जा सकती है। तो वधू या वर दोनों के माता पिता से, एक दूसरे के अन्य संरक्षक हैं जो भी हैं, मतलब नातेदार हैं करीबी, उनसे एक दूसरे से अगर कोई मांग करेगा तो उसको 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा की भी नहीं होगी, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं होगा। तो ये केवल मांगने के लिए है, वहाँ पर लेने देने के लिए हमने 3 में पढ़ी, 4 में मांगने के लिए है। और एक चीज़ जो है विज्ञापन पर पाबंदी है, कोई भी अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए ये नहीं विज्ञापन में छपवा सकता है कि हम इतने इतने रुपये देंगे, हमारी लड़की से शादी कर लो या हमारे लड़के से शादी कर लो। केवल ये विज्ञापन निकाल सकते हैं कि हमारी शादी के लिए लड़का है या लड़की है, ये योग्यता है, इस योग्यता का वर चाहिए, लेकिन पैसे की बात उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन 5 साल तक की हो सकती है। ठीक है। और 15,000 रुपये तक का जुर्माना। तो लेने देने में हमने कितनी सज़ा पड़ी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, आगे नहीं पता है कितनी तक हो सकती है, या 15,000 से जुर्माना कम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा हो सकता है अगर दहेज की रकम ज़्यादा है तो। और हमने धारा 4 में पढ़ा, 4 में क्या पढ़ा हमने कि जो है दहेज मांगने के लिए शास्ति है वो 6 माह से कम की नहीं होगी, लेकिन 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। विज्ञापन पर पाबंदी में 6 माह से कम की नहीं होगी, लेकिन जो है 5 वर्ष तक हो सकेगी, और 15,000 रुपये तक का जुर्माना। तो जहाँ 5 साल की सजा है वहाँ 15,000 रुपये जुर्माना है, और जहाँ 2 साल तक की 10,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है। लेकिन विशेष कारणों से न्यायालय कम भी कर सकता है। दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा। अगर कोई एग्रीमेंट स्टाम्प वगैरह अगर लिखे जाते हैं दहेज के संबंध में तो भी सब शून्य होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उनका विधिक अधिकार उनसे उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हमने लिखा कि हम आपसे शादी करेंगे लेकिन वो 5 लाख रुपये आप हमें देंगे, और साइन कर दी दोनों पक्षकारों ने, नोटरी करा ली, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट जो है इसके संबंध में शून्य होगा। दहेज का पत्नी या उसके परिवारों के लिए फायदे के लिए होना चाहिए। अगर कोई दहेज देता है, भेंटें मिलती हैं, तो वो उस पत्नी या उसके वारसों के फायदे के लिए होंगी। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह जैसे मान लो कोई स्त्री है, उसको कोई भेंटें मिली हैं, दहेज मिला है, और वो किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो वो कब लौटाना है इसके बारे में आप जरूर देख लें। तो ये कहता है कि अगर विवाह से पूर्व प्राप्त किया है तो विवाह जिस तारीख को हुआ उससे 3 माह के अंदर उस पत्नी को वो लौटाना है। अगर विवाह के समय मिला है तो जिस दिन मिला है, ठीक है, उससे 3 मास के भीतर। ठीक है। और यदि स्त्री जब अवयस्क है, मान लो 14 साल की, 15 साल की, 16, 17 साल की है, और जब उस समय मिला तो जैसे ही वयस्क होती है तो उस तारीख से 3 माह के अंदर जो है उसको वापस करना है। ठीक है। स्त्री को अंतरित कर देगा, और ऐसे अंतर तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे, और जब तक मतलब जितने समय भी रहा अन्य व्यक्ति के पास, वो ट्रस्टी की तरह उसकी देखरेख करेगा, और केवल स्त्री के फायदे के लिए उसका उपयोग करेगा, उसको बेच नहीं सकता है, अनावश्यक रूप से उसका जो है उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति 3 महीने के अंदर ऐसा काम नहीं करता जो ऊपर बताई गई है, ठीक है, तो उसको ऐसी कारावास जो 6 माह से कम की सजा नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, लेकिन 5,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आ गई है। वहाँ पर भी मांगने में भी थी 6 माह से कम की नहीं, 2 साल तक की, लेकिन वहाँ पर 10,000 रुपये जुर्माना था। यहाँ पर केवल मिनिमम फिक्स कर दिया कि 5,000 से कम नहीं होगा, लेकिन 10,000 तक जो है हो सकेगा। उपधारा 3, जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, में से मान लो वो नहीं ले पाई महिला, तो उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों को जो है वो दे दी जाएगी, जो उसके भाई बहन या माता पिता जो भी होंगे। परंतु अगर ऐसी स्त्री की मृत्यु के बाद 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ की संपत्ति
प्राकृतिक कारणों से भिन्न, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई आग लगा ली, फांसी लगा ली, ये सब ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है। मान लो प्राकृतिक कारणों से भिन्न हो गई, कर ली, मान लो आत्महत्या, तो ऐसी 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 कंडीशन में जो है उसके अगर कोई संतान है तो उसको, अन्यथा उसके जो है ठीक है, यदि उसकी संतान है तो उसकी संतान को अंतरित की जाएगी और इसे अंतर तक इस संतान के लिए न्यास के रूप में धारण करेगा, और अगर नहीं है तो उसके माता पिता को दे दी जाएगी, ठीक है। 3 का उपधारा 3 का, जहाँ उपधारा 1 या 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया, किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को यथास्थिति वारसों को अगर ये सब नहीं किया है, ठीक है, तो उस पर 3 या 4 के बंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये अलग से जो है सिस्टम है इसका, ठीक है। अंतरण करे बोले ऐसे व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस प्रकार के भीतर पालन पर रहेगा, संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की, जैसे कि मतलब ये है कि अगर वो नहीं देता है, ठीक है, रकम उसने नहीं दी, मान लो उस संतान को रकम नहीं दी, कोई उसको बचा गया, तो ऐसे मतलब वो वसूली जाएगी। जैसे जुर्माना वसूला जा सकता है, जैसे मान लो कोर्ट से आपको जुर्माना लग गया और आपने नहीं दिया तो कोर्ट आपसे वसूल लेती है, आपको सजा कर देती है, तो वैसे ही यहाँ पर वसूला जाएगा और 3 और 4 के बंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, और मतलब वहाँ जो सज़ा मिलनी है वो अलग ही मिलेगी। अपराधों का संज्ञान कौन कौन ले सकता है, तो अपराधों का संज्ञान केवल यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, या महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट महानगरों में होता है जहाँ 20 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या होती है और इसको जेएमएफसी की ही पावर होती है, और ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है ये यहाँ पर जो अपने जहाँ पर महानगर नहीं है वहाँ पर मतलब सीधी बात ये है कि वर्ग 2 का मजिस्ट्रेट इसको नहीं सुन सकता इस मामले को। जेएमएफसी ट्रायल है ये, और महानगर मजिस्ट्रेट है, ठीक है। इससे नीचे का कोई न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा, इससे अवर माने नीचे वाला, ठीक है। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या तो अपनी जानकारी में ले लेगा, मान लो ये न्यूज पढ़ लिया कहीं भी, उसको कहीं से जानकारी लग गई स्वप्रेरणा से या वैसे व्यक्ति की पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है, या उस जो वैसे व्यक्ति है जो परेशान है उसके किसी नातेदार की रिपोर्ट पे, या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पे यानी कंप्लेंट पर इस्तिगासा पेश किया जाता है तब, पुलिस रिपोर्ट की जाती है तब, या स्वप्रेरणा से स्वयं के संज्ञान से तब, ठीक है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे, जो भी वो है दंड दे सकते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। स्पष्टीकरण पढ़ लें कि मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था संगठन से इसके अंतर्गत जो है कौन आएगा, तो इसके अंतर्गत जो है पता है कौन आएगा आपको, इसके अंतर्गत जिसको मतलब सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं गवर्नमेंट की द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है वही, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 की कोई बात इस दंड ने किसी अपराध को लागू जो है नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो है वैसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति के अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा, ठीक है, अभियोजन का भागी नहीं होगा। अगर जैसे मान लो ये है इसमें, जैसे मान लो अब हमने दहेज की रिपोर्ट करना है हमें, ठीक है, और हमने कहा कि सर हमें ये बात कर लो, हमने बात की उनसे फ़ोन पे, ठीक है, तो हमने भी तो देने की बात कही, लेकिन हम चूंकि फरियादी हैं तो ये हम पे लागू जो है नहीं होगा। इस तरीके से ये यहाँ पर उसको अभियोजन कथनों को छूट दी गई है, ठीक है। और अगर मान लो किसी भी तरीके से फाल्स ही पाया जाता है तो अभियोजन का भागी नहीं होगा, बचित व्यक्ति पर केस जो है नहीं चलाया जाएगा। अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती और असमनीय होना, ये जमानती शायद यहाँ पर मिसप्रिंट है, इस यहाँ पर अलग से उल्लेख किया है कि जो है इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध जो हैं कैसे होंगे, अजमानती होंगे और असमनीय होंगे। अजमानती मतलब जमानत आपका अपराध नहीं होगा, आप मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आपको जमानत दी जाए कि नहीं दी जाएगी। असमनीय है मतलब राजीनामा योग्य नहीं है, आपस में आपका राजीनामा हो जाए वो बात अलग है, आप बयान पलट दें, लेकिन वैसे कानूनी तौर पर जो है राजीनामा इसमें नहीं हो सकता है। 320 CRPC की लिस्ट दी गई है कि कौन सी धाराएं
समनीय है और कौन सी समनीय है, लेकिन वो केवल आईपीसी के लिए दी गई हैं और स्पेशल एक्ट के लिए अलग से उसमें लिखना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ये असमनीय है, राजीनामा योग्य जो है 320 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है। का ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निम्न विषयों के प्रयोजनों के लिए उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय, मतलब ये असंज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी, संज्ञेय गिरफ्तारी संबंधी जो चैप्टर है उसी की यहाँ पर बात है। और बिना वारंट के इसको गिरफ्तार हो सकता है क्योंकि ये संज्ञेय है। संज्ञेय है मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी। अजमानती मतलब आपको कोर्ट में पुलिस ले जाके पेश करेगी ही करेगी, बिना पेश हुए जमानत नहीं मिल सकती। असमनीय माने राजीनामा योग्य जो है ये धारा नहीं है। कुछ मामलों में सबूत का भार, जहाँ कोई धारा 3 या 4 के अंतर्गत किसी पर मामला बनता है वहाँ पर सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है, अभियुक्त पे, कि वह साबित करे कि उसने ऐसा नहीं किया है। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, जैसे मान लो किसी के साथ मारपीट हो गई और उसने रिपोर्ट की, तो उसको साबित करना है कि इस व्यक्ति ने मारपीट की है। उसको अगर ये साबित नहीं कर पाए कि हमने मारपीट की है और वो भी नहीं कर पाया साबित कि हम नहीं की है, तो भी वो छूट जाएगा क्योंकि सबूत का भार किस पे है, अभियुक्त पे होता है, जो रिपोर्ट करता है उस पे होता है। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर रिपोर्ट कर दी उसने तो अब आपको साबित करना है, मतलब अभियुक्त को साबित करना है कि उसने दहेज नहीं मांगा था या नहीं लिया था। 8 खाती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार ये कौन बनाती है, याद रखना, दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। कैसे नियुक्त करेगी, जितने भी चाहें उतने नियुक्त करेगी विशिष्ट क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये उसकी जो है पावर है। प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। इसकी शक्तियाँ जो है इसी में दी गई हैं और उसके जो है कृत्य भी दिए गए हैं। यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। दहेज लेने को दुष्प्रयोग करने, दहेज मांगने की यथासंभव रोकना, ऐसे प्रयास करना कि ये सब चीज़ें लेने देने या मांगने का काम रोका जा सके। इस अधिनियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका भी जो है ध्यान देना है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करना भी आवश्यक है। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए साक्ष्य एकत्रित करने का काम भी जो है इसका दहेज प्रतिषेध अधिकारी का रहेगा। ऐसे अतिरिक्त कार्य जो अधिनियम में निर्दिष्ट किया है, सरकार अलग अलग से जो है गाइडलाइन जारी करती रहे। और धारा 3, राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ कोई पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दे सकता है जो निर्दिष्ट की जाएँ। ठीक है, और अपनी पॉलिसियाँ में जितने क्षेत्र को घोषित किया गया है वह उन शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता है। आती है 4, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की भी नियुक्ति करेगा। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। किसकी सहायता के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए, जिसमें कम से कम मतलब 5 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, 5 तक हो सकते हैं। ठीक है, जो समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे और इनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। 5 से अनधिक माने 5 से अधिक नहीं हो सकते हैं और कम से कम 2 महिलाएं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को धारा 9 में है और 10 में किसको है, राज्य सरकार को है। ठीक है, तो कार्रवाई के संबंध में केवल इतना याद रखना है कि किसको है जानकारी, मतलब नियम बनाने की शक्ति तो धारा 9 में केंद्र सरकार को है और धारा 10 में है किसको, राज्य सरकार को है। दहेज प्रतिषेध वगैरह अधिकारी के वगैरह में जो राज्य सरकार करती है उसको राज्य सरकार को है। और इसका जो है अगर कोई भी मतलब संशोधन होता है या बनता है तो संसद के सत्र में 30 दिन की अवधि के अंदर वो जो है रखा जाएगा बिल पास होने के लिए। इस तरीके से हमने 10 धाराओं का एक्ट दोस्तों पढ़ा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक करें।